there is a perception about history, like how many of you fear history? History मतलब थोड़ा सा फैक्ट्स याद रखना पड़ता है, डेट्स याद रखना पड़ता है, या कुछ चीज़ रखना पड़ता है, ऐसे कोई डर है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यू, आर्ट्स। तो कभी ऐसे लगा था हिस्ट्री थोड़ा टफ है, या उसमें बहुत सारे डेट्स याद रखना पड़ेगा, या बहुत सारे लोगों का नाम याद रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ है? नहीं। यू? डेट्स प्रॉब्लम है। एंड यू? नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल टेल यू ए सिंपल ट्रिक। ठीक है, कहानी सुनना सबको पसंद है? जो कहानी हम सुनते हैं या समथिंग, मूवीज देखना तो पसंद है, या स्टोरीज पढ़ना तो पसंद है। सो व्हेन वी रीड ए स्टोरी और वॉच अ मूवी, so that story or movie, it will be in our memory for a long period of time. Yes or no? हम जो बचपन का सुना हुआ कहानी जो है अब तक भी याद रहा होगा हमें। So this is a fact. Like when we read a story or when we watch something, we keep it in our memory for a long period of time. So that is what we exactly going to do with history. Because history का मतलब क्या होता है? Any idea? Just tell me जो आपको लगता है according to you, what is history? Don't tell me इतिहास. Very good. Happened, like whatever that has happened in the past, we call it as history. Okay, past. Very good answer. Anything else from you? History क्या है? According to you, what is history? जो सही, जो तुम्हें लगे वो बता दो. We'll try to. In future. In future or in no past? In past and what will be happen in future. ठीक है, connection with the future we can say it. Okay, whatever that is happened in the past, we are calling it as history. Clear? So लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं modification कर दूंगा इसको. ठीक है, whatever that has happened in the past, absolutely right. But however, it has to be in a sequence, in a chronology. मतलब क्या है कि हम randomly जाएंगे. Suppose if we go to 15th century and come back to 19th century, again 17th century, थोड़ा होच पोच हो जाएगा. We want to have it in a chronology, that is in a sequence. So whatever that has happened in the past, in a sequence or in a chronology. So chronology का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना. Like suppose say, अभी if I ask you your history, you start saying कि मैं इस टाइम पे पैदा हुआ था, I was born in this year, then I completed my primary, then secondary schooling, then graduation, now I am pursuing for. So this is how you say it, right? You won't say कि मैं अभी ये मतलब ये पढ़ रहा हूँ, मैं पैदा हुआ था तब और बचपन हुआ था ये. Then you will not go like here and there. We will be having a chronology. So that chronological order of recording the past events, we call it simply history. So when it is already recorded, so is it difficult for us to go through it as a story? एक कहानी की तरह इसको कवर करना मुश्किल है क्या हमें? ऑलरेडी हो चुका है. द इवेंट्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड. विल जस्ट गो थ्रू इट लाइक ए स्टोरी कि इस टाइम पे क्या हुआ था. समझ में आ रहा है ना? सिंपल है. अगर हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, सिंपल है कि एक टाइम पे एंशिएंट इंडिया था. एंशिएंट टाइम्स में वी हैड सम IVC, देन द वैदिक पीरियड. उसके बाद स्टार्ट हुआ था मिडाइवल पीरियड, जहाँ पर मुगल रूलिंग, दिल्ली सल्तनत, देन मुगल रूलिंग वगैरह हुआ था. देन ब्रिटिशर्स आए थे, उनके अंडर वी वर देयर फॉर 190 ईयर्स. देन स्टार्ट हुआ था हमारा इंडिपेंडेंस. उसके बाद वी हैड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैड आवर ओन पॉलिटी, एंड वी हैव बीन हैविंग द सेम सिंस 1947 ऑनवर्ड्स. एक कहानी की तरह बन गया था ना. सो इफ यू कैन रिमेंबर दोस इवेंट्स इन द हिस्ट्री in this manner, so it will be very very easy. Dates याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि you will be remembering it, कब कौन सा इवेंट पहले हुआ था, उसके बाद क्या कनेक्शन था. Because when we are going through the chronology, there is always a connection, right? हमारा खुद का इंडिपेंडेंस किस लिए हुआ था? Because we had put up a fight against the Britishers. That is what resulted in the independence of the India. तो एक बार इंडिपेंडेंट बन गया तो हमें खुद रूल करने का जरूरत पड़ा था. देन वी स्टार्टेड हैविंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? देर इज ए लिंक विथ ईच एंड एवरी इवेंट. सो इफ यू फाइंड दैट लिंक, देन इट वोंट बी ए डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर द थिंग्स, इवन द डेट्स, द पर्सन्स, द इवेंट्स, एवरीथिंग वी कैन रिमेंबर इट. तो डरने की जरूरत नहीं है. सो वील लर्न इट एज अ स्टोरी, वील रिमेंबर इट एज अ स्टोरी. ठीक है, अनदर ट्रिक है बार बार रिविजन करना.
समझ में आ गया ना? एक बार जो पढ़ रखा है उसको एक और बार रिवीजन करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा. एक और बार रिवीजन करेंगे, देन यू विल रिमेंबर इट. एक और बार रिवीजन करेंगे, देन यू विल बी एबल टू टीच इट. समझ में आया ना? सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू कवर इट. ठीक है? सो दिस इज द trick that we are going to use it in history. Second thing, What can we understand in history? what can we Understanding history. what can we exactly? I'll come to that. See, what you want to become? What you want to become after giving civil services examination? Is there any particular post in your mind like IAS, IPS, IRS, IFS? Either IAS or IPS. You, Mohammed? IAS. And you? Whatever may be the service your preference. Now all of them we call them as civil services, right? Civil posts. So once you enter into the post, you will be doing administration, or you will be in the revenue section, or you will be in the tax section, right? So what connection does history has with the actual duty of yours once you clear the examination? So if you can know that, then it will be very easy to understand. अभी आपने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्या समझ सकते हैं हिस्ट्री से हमें, क्या यूज़ है, that I am going to cover it today. Okay, so we'll keep it for the third section. So let us begin. My simple basic idea for each and every subject whatever I teach is very very basic, that I ask 4 basic questions. कि क्या पूछता हूँ मैं? If I take some subject, whatever may be the subject, ठीक है, इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है मुझे, व्हाट टू स्टडी. उसके बाद क्यों पढ़ना है, वाई शुड आई रीड इट, क्यों समझना है. देन कैसे पढ़ना है, हाउ. देन फ्रॉम वेयर आई शुड रीड इट. सो इफ वी कैन आंसर दीज 4 बेसिक क्वेश्चंस, हमारा पर्पज सर्व हो जाएगा. देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. तो सबसे फर्स्ट क्या पढ़ना है. Of course this subject is modern Indian history. We will be studying the modern Indian history. लेकिन modern Indian history तो इतना vast है, उसमें से कहाँ तक पढ़ना है, क्या क्या events पढ़ना है, उसके लिए क्या करेंगे हम? Any idea? Is there any guidelines for what to read in UPSC? Subject syllabus. Exactly, correct. Very good point. See, for this ambiguity, to reduce this ambiguity, UPSC has given the directives. यूपीएससी हर बार जब भी नोटिफिकेशन निकालता है, रिलीज करता है, इट हैज़ द सिलेबस सेक्शन इन इट. सो विद इन दैट सिलेबस यू कैन सी व्हाट इज देयर इन द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट. क्लियर? सो सिलेबस इज देयर. वी विल बी एबल टू स्टडी इट प्रॉपरली बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज द सिलेबस. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एनी आइडिया कि सिलेबस में क्या क्या है हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? Before 1947. After 1947. 1947 तो फिर इंडिपेंडेंस आ गया. हाँ हाँ, राइट राइट. नवनीत बताओ, जोर से बताओ. ओके, 18th century. सो नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली 18th century, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th century. एक बार यूपीएससी देखेंगे ना हम, we do not have projector here. See, in your syllabus of UPSC, just open and refer to it. So under modern India, we will be covering 3 sections. One is the important events, that whatever that has happened from the middle of 18th century. मिडिल मतलब 50 के पास पास आता है ना. सो 18th century मतलब 1701 से लेकर 1799 तक, इसको बोलते हैं 18th century. अगर 1800 पे चला जाएंगे देन इट विल बी कॉल्ड 19th century. अभी जो सेंचुरी हम है, इस सेंचुरी का नाम क्या है? 21, बिकॉज 2000 के ऊपर हो गया था ना. सो 21st century. सो 18th century means we will be looking at events which has happened from 1750 afterwards till, from here till कहाँ तक देखेंगे हम? till the achievement of independence, and after that post independence consolidation हुआ था. मतलब from 1947 में हमें अगस्त 15 1947 इंडिपेंडेंस मिल गया है, बट till 1950 January 26 there is a period which is like a vacuum, because during that period we had no our own constitution. Constitution was in the forming section, बना रहे थे constitution को. हम constitution को कब अडॉप्ट किया था? 1950 जनवरी 26. इसीलिए ना जनवरी 26 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं जी.
हाँ सी 1949 नवंबर 26 को ही कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर दिया था. We adopted it, but we have chosen 26 January 1950 as a day because it has some significance in the history. हम पढ़ेंगे वो डे के बारे में भी हम पढ़ेंगे. So let us say 1950 तक. So whatever the events which has happened from 1750 onwards to 1950, देखो कितने साल का पढ़ना होगा हमें? 200 years, almost close to 200 years. For 190 years plus we were in the under the ruling of Britishers. तो वो वाला फेज पढ़ेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट. So this is our first section in the syllabus. Now second section from the same moment, like here there are so many aspects which are happening. So in that one of the aspect is the independence struggle or freedom struggle. That is the struggle for the independence of India. During that, like starting from the Sipahi mutiny, or you can say the फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले बोलते थे बट चेंज हो गए, वो भी पढ़ाऊंगा मैं. सो फ्रॉम 1857 जब सिपाही का म्यूटिनी हुआ था वहाँ से लेकर टिल 1947 तक जो जो फाइट्स हमने किया है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कई बार सिपाहीस होते थे, कई बार पीजेंट्स होते थे, कई बार ट्राइबल्स होते थे, कई बार इंटेलेक्चुअल्स होते थे और कई बार नेशनल लीडर्स होते थे जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल. सो सच पर्सन्स हैव पुट अप फाइट okay through INC and all. So that thing will be studied in the second section. So this is second section of the syllabus. And third section is, like I said, in 1947 we have got the independence, but after that there came a need of ruling ourselves. तब तक हम लड़ते थे कि we want to rule ourselves, we want the self ruling, Swaraj. So once we got the independence there was a need to rule ourselves. For ruling we should have a codified rules. Without rules we cannot have no randomly जाकर rule करेंगे, then we cannot uphold the democratic principles. For that what we had is constituent assembly, then formation of the constitution, then general elections, then formation of the first government based on the adult franchise. So this process from 1947 onwards till the adoption of the constitution and thereafter whatever that has happened we call it as post independence consolidation. इंडिपेंडेंस आने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुआ था डिफरेंट फील्ड्स पे, डिफरेंट स्पीयर्स पे, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आया था, एजुकेशन में क्या चेंजेस लेकर आया, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स आया, ऑल दोज थिंग्स. इवन फॉरेन पॉलिसी, एक बार इंडिपेंडेंट बन गया, हम सॉवरीन बन गए, इसका मतलब है कि हमका जो डिसीजंस जो है दैट वी कैन टेक इट बाय आवरसेल्फ. When we are taking the decisions by ourselves, then we have to collaborate with the other countries. Please come in. We have to collaborate with the other countries, right? So for collaborating with the other countries to have the bilateral relations, like India-USA relations are there. Similarly, India-Afghanistan, India-Bangladesh relations, India-China relations. For all these things, we must have a foreign policy, right? So that has also been developed in the third section, which we are calling it as post-independence consolidation. Consolidation. Clear? Your good name, please? Supriya. And your? Please sit. Please. Satya. Good. So we just started introduction to the modern Indian history. We were trying to understand modern Indian history में पढ़ना क्या है हमें, तो UPSC syllabus में क्या बताया है, ठीक है? We were just going through it. So nothing has been missed, do not worry. And if you get any doubt, you can always feel free to ask me at any point of time. Clear? So these are the three sections which are there in your syllabus and these are given by the UPSC itself. ठीक है? अब क्या पढ़ना है समझ में आ गया? ठीक है? Supriya and Sadhyadev, see, we were just looking at some of the, please sit and okay, आगे आकर बैठो. We were just having look at the syllabus कि इस modern Indian history में क्या क्या पढ़ना है हमें. ठीक है, एक तो है कि 1750 से लेकर 1950 तक जो मेजर इवेंट्स हो गया है या पर्सनालिटीज़ हो गया है तो उनके बारे में पढ़ेंगे. देन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में. देन थर्ड, इंडिपेंडेंस के बाद जो चेंजेस आया था इंडिया में उसके बारे में थर्ड सेक्शन में पढ़ेंगे. दीज आर दी थ्री सिंपल सेक्शंस. सो टुगेदर वी आर गोइंग टू स्टडी 200 years of Indian history. Okay, in a class, you have been given the syllabus handout. जो मैंने प्लान बनाया था वो दे दिया आपको, सर्कुलेट किया था, जो हम कवर करने वाले हैं 25 क्लासेस में. ठीक है,
कवर्ड ना. सो आई हैव केप्ट इट वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट. यू डू नॉट हैव टू वरी. मैं क्लास से पहले ही बता देता हूँ कि क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, ताकि you can yourself see it whether it is according to the UPSC or not. ठीक है. सो वो सब हम 25 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ये 200 years of history. तो दिस इज क्लियर क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है. राइट. नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ yours. किस लिए पढ़ना है सर, इससे क्या समझ में आता है हमें, किस वजह से पढ़ना है. बीइंग ए सिविल सर्वेंट, बीइंग एन IAS और IPS, व्हाट इज़ द नीड फॉर अस टू स्टडी अवर हिस्ट्री. एनी आइडिया? पहले आपसे ले लेते हैं. सुप्रिया, यू टेल मी, हिस्ट्री किस बात के लिए पढ़ना है, पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट. सत्यदेव, वेरी गुड यार, दीज टू गुड पॉइंट्स, दे आर रियली गुड पॉइंट्स. लेट मी, ओके, ठीक है. पढ़ना क्या है मतलब, लेट अस से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर ए सिविल सर्वेंट. ओके, लेट मी पुट इट दैट वे. ठीक है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ इट, two good points have already come. One is to know about the legacy of India, like what has happened in Indian history, that is our legacy. Like, see, jab bhi if somebody asks you about your family, you will be telling some of the important events which has happened in your family. दादाजी, परदादाजी, उनका टाइम से लेकर पापा जी और खुद के टाइम तक जो भी अचीवमेंट्स किए हैं. माई फादर इज सो एंड सो, माई ग्रैंड फादर इज सो एंड सो, माई ग्रेट ग्रैंड फादर इज सो एंड सो, बताते हैं ना. दैट इज लेगेसी ऑफ योर फैमिली और नॉट. एक काइंड ऑफ नो, इट्स अ काइंड ऑफ बोस्टिंग फीलिंग. सिमिलरली इंडिया के लिए भी एक लेगेसी है. इन द हिस्ट्री वी हैव आवर ओन लेगेसी, दैट इज आवर गोल टू चेरिश इट एंड टू टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशंस. हमें कैसे पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंट, इवन अगर बुक में नहीं पढ़ा है, फिर भी कहीं ना कहीं से तो इवन अनपढ़ लोग से भी पूछ लो, दे विल आल्सो से यार वी हैव पुट अ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर इंडिपेंडेंस. ये बात हर एक को पता होता है, इवन अगर नहीं भी पढ़ा है. सो उनको भी पता हो. कैसे पता होता है? बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कई बार आपका दादाजी या दादी या नाना नानी कोई ना कोई तो एक महात्मा गांधी या नेहरू, उनका टाइम पीरियड का तो होंगे, एटलीस्ट इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड का तो होंगे, कुछ ना कुछ तो उनका कहानी तो बताएंगे होंगे. सो इवन इफ यू आर गोइंग बिफोर द स्कूलिंग ईयर्स, ये तो बताया होगा, बिकॉज दैट इज द लेगेसी ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज आवर ड्यूटी टू चेरिश इट एंड टू टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशंस. Right? And being a civil servants, being the responsible citizens of India, that is our fundamental duty as well. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बताता है फ्रीडम स्ट्रगल का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, उसको चेरिश करना चाहिए हमें, उसको आगे लेकर जाके हमारा फ्यूचर जनरेशन को देना चाहिए. वट एवर मे बी द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी, नेहरू. तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया. राइट. सो दिस इज टू टेक आवर लेगेसी फॉरवर्ड. एक हो गया. दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन में. सी द पॉइंट टोल्ड बाय सत्यदेव इन दी एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम करता है, कैसे, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन. नवनीत, एनी आइडिया? यू आर फ्रॉम पंजाब. ओके, पंजाब. एनीबडी फ्रॉम बिहार? ओके. बक्सर से कोई है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट से नहीं. ठीक है. यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है. महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, 3 जगह ले लेते हैं. पंजाब का बताओ. अकाली दल से लेकर, अकाली दल अभी भी रूलिंग, नो, इट्स ए गुड पार्टी इन पंजाब. ठीक है, एक टाइम पे होता था. इट यूज टू बी ए नो, नॉट जस्ट नाउ इट हैज़ बिकम ए पॉलिटिकल पार्टी. एक टाइम पे ये था, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छे से फाइट किया था. वी नो अकाली दल फॉट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द की अफेयर्स. ठीक है, जब गुरुद्वारा रिफॉर्म्स हुआ था, महानता से वो जो अथॉरिटी है वो चीन को, कॉमन पीपल को दिया था. राइट. सो दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ अकाली दल. ठीक है, ये वाला बात हम पढ़ेंगे. राइट. अनदर थिंग, जलियनवाला बाग. राइट. What has happened in the Jallianwala Bagh, so that massacre or whatever the after events of Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement, Hunter Commission, everything, so that has come from the modern Indian history or freedom struggle. So that knowledge we can use it. Further, Jallianwala Bagh एक टूरिस्ट लोकेशन है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर. It has become very sentimental to us to see the people actually who fought
एंड द लोकेशन वेयर दिस हैज हैपेंड, ठीक है. सो अभी भी चेरिश करते हैं, अभी भी जाकर वहाँ पर दे पे ह्यूज रेस्पेक्ट टू द सोल्जर्स एंड द कॉमन पीपल हु हैव डाइड इन दैट इवेंट, राइट. ठीक है, ये एक पंजाब का एग्जाम्पल हो गया. हाँ, ओके. Exactly. I'll bring that point. Okay, I'll give you all the inputs. By yourself, you will tell the answers. ठीक है, मैं questions पूछ कर कुछ information दूंगा. Then you can directly say the answer to the question. ठीक है. Next, coming to Maharashtra. Maharashtra recently, you know, Mahar community. महाराष्ट्र का महर कम्युनिटी के बारे में पता है हमें. एक टाइम पे होता था महर कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पर. दे आर बीन ट्रीटेड एट अनटचेबल्स देयर. बट देयर हैज़ हैपेंड वन इवेंट विच इज़ कॉल्ड भीमा कोरेगांव बैटल. वहाँ पर एक बैटल हुआ था. उस बैटल में क्या किया था, दिस महर कम्युनिटी दे हैव डिफीटेड द अपर कास्ट सोल्जर्स ऑफ पेशवा. They sided with the Britishers, they have defeated it. That event has become so significant that the Mahar community's status, social status actually has elevated. Now they are not treated as untouchables. Anyway, untouchability has been abolished and abandoned by the constitution. So any form of untouchability is wrong in India now. ठीक है, लेकिन this is one event which has happened in the history which has elevated the status of the Mahar community. This is just one example. ठीक है, इसके लिए अंबेडकर जी जब when he has gone to that location, he has even planted that obelisk there. ठीक है, अभी भी सेलिब्रेट करते हैं उस इवेंट को हम. इवन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दैट इवेंट. सो ये एक हो गया. दूसरा भी यू कैन ब्रिंग दी कितने लोग हैं, लोकमान्य तिलक, he is from Maharashtra, Bombay Presidency region, and Pune Pact which has happened in Pune. ठीक है, यरवाड़ा जेल में जो हुआ था. So all these events they have a strong relation with the Bombay Presidency as well. ठीक है. Then coming to Bihar, so the Battle of Buxar which has happened, that has happened in Bihar itself. So that is the event which has consolidated the power of Britishers. Earlier Britishers were just mere traders, they used to trade with India, but उस event के बाद क्या हो गया था, they started administering India, they got the Diwani rights. So it has also has the historical significance. So हाँ please थोड़ा मास्क नीचे करके. हाँ yeah. So if we link all these things, what it is clearly indicating to us is each and every part of the country which was part of this freedom struggle, it has its own legacy, and the people who are come out of it, they still have the implications of whatever that has happened in the past during this freedom struggle. Now while administering also, even now if you see, if your father or grandfather or great grandfather, he is a freedom fighter, you will be given special reservation. याद पता है ये बात, फ्रीडम फाइटर है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. ठीक है, किस लिए, बिकॉज इट इज़ ए ह्यूज रेस्पेक्ट टू द पर्सन्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. तो एडमिनिस्ट्रेशन में बात आ गया था. दूसरा है सच लोकेशंस, वट एवर मे बी जलियांवाला बाग और बक्सर और पुणे, दीज लोकेशंस दे हैव सिग्निफिकेंस, एंड व्हेन वी मेक ए लॉ और व्हेन वी आर एडमिनिस्ट्रिंग समथिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू दीज लोकेशंस. ठीक है, फर्दर जब कुछ पॉलिसी या कुछ भी बनाते हैं, वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड वी मेक अकॉर्डिंगली दोज प्रोविजंस. फॉर एग्जांपल द रिजर्वेशन और स्पेशल ट्रीटमेंट टू द फ्रीडम फाइटर्स. समझ में आया ना? सो दैट इज हाउ द इट विल हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो एनी अदर पॉइंट्स, मोहम्मद, नवनीत, एनी अदर पॉइंट्स दैट वी हैव? Look from the UPSC perspective. Very good. Experience of the administration. Very, very good point. Like the constitution which was framed by the framers of the constitution, it is the direct result of what has happened during the freedom struggle. क्योंकि we have been suppressed, oppressed and we have been discriminated, इसलिए हमारे पास इतने मजबूत fundamental rights हैं. एंड इसलिए वी हैव नॉट बीन गिवन वोटिंग राइट्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स, इसलिए हमें अभी अडल्ट फ्रेंचाइज है. 18 ईयर्स होते ही यू गेट द वोटिंग राइट्स. क्लियर? गुड पॉइंट. सो फर्दर सम ऑफ द एक्ट्स, इवन नाउ सेडिशन एक्ट का देखो, इट हैज़ इट्स जेनेसिस इन द कॉलोनियल पीरियड व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग अस. ठीक है, ऐसे डिफॉर्मेशन का देखो, बहुत सारे जो IPC किसने बनाया था?
आईपीसी कहाँ से आया था? इट हैज़ कम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. टीबी मैकाले करके एक कमेटी आया था, उन लोग ने कोडिफाई करके हमें दिया था. Clear? So many of our civil code rules, IPC, CRPC, so many provisions of it that has a direct relation with the British administration. So वहाँ से भी हमें कुछ points मिला है, right? So this is one aspect. Next, any other thing? Any other thing? You are forgetting the most important thing for you. ठीक है, आप सब सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, IPS, IAS जो भी है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? हाँ, जोर से. ओके, नहीं पहले ये बताओ, इफ़ यू वांट टू बिकम एन IAS और IPS ऑफिसर, आपको क्या करना होगा सबसे फर्स्ट? जोर से बोलो, अब करेक्ट बोल रहे हो. क्वालिफाई योर UPSC एग्जामिनेशन. विदाउट क्वालिफाइंग क्या IAS बना देंगे क्या? इवन 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया भी पैसे दे दो, फिर भी नहीं बन सकते. यू हैव टू गो थ्रू द एग्जाम प्रोसीजर एंड क्वालिफाई इन मेरिट, देन एंड ओनली देन यू विल बी रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ ए सिविल सर्वेंट. तो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज इन योर सिलेबस. इसमें से कई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं. दैट मीन्स टू क्लियर योर UPSC एग्जामिनेशन, टू रीच योर गोल सर्विस, whether it may be IAS, IPS, whatever may be. So even forest services भी है कॉमन. तो प्रीलिम्स एग्जाम तो कॉमन है दोनों के लिए, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी स्टेज जो है दैट इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, इसका मतलब है इफ यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन बोथ द स्टेजेस लाइक प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में क्या है? यू हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे वी कैन गेट, सी एवरी टाइम आई विल शो यू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एट द एंड. ठीक है, एवरी टाइम देर आर 10 to 12 questions which are coming from the modern Indian history. Not I'm talking about entire history. Entire history पे देखेंगे तो 20, 22, 25 तक चला जाता है out of 100. ठीक है, 1/4 of the paper is coming from the history. पिछले साल देखो 2020 में almost 23 questions are from history. उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो 14 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, सो 14 का मतलब परसेंटेज निकालो, 14% हो गए 100 क्वेश्चंस में से. ठीक है, सो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली मेंस में भी इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है. सो टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन क्लियर एंड गेट इनटू द सर्विसेज. सो दिस इज फ्रॉम द स्टूडेंट और एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये हो गया. AC कूलिंग नहीं कर रहे ना? दीपक को आवाज़ दे देना सर. सो आई एम नॉट गोइंग फास्ट. थोड़ा कूलिंग का देखना है, दीपक बिल्कुल नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है. कूलिंग एंड मिडाइवल मच नॉलेज ऑफ इट, वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन गो हेड विद दिस. ठीक है, दैट्स वाई. ओके, सो दिस इज अनदर वैलिड पॉइंट. एनी अदर थिंग्स? Like just now I told the contributions of different persons. If you are talking from Punjab, right? There is Lala Lajpat Rai, he's from Punjab region. Tilak ji, he's from Maharashtra. Banerjee and some other persons from Kolkata, Rabindranath Tagore, so and so. And Gujarat se Mahatma Gandhi ji, so and so high persons like personalities which have molded our freedom struggle as well as our constitution. So they have contributed in various fields. So we'll be knowing their contributions to the country as well as to this freedom struggle. Even आजकल का टाइम पे भी whatever the economic model that we are following, mixed economic model, that is a contribution of Jawaharlal Nehru ji, right? And so many of our DPSP, directive principles of state policy, which are there in the constitution, ये क्या है? इसमें बहुत सारे they are directly influenced by the ideology of Mahatma Gandhi ji. Clear? So ऐसे contributions है, उसके बारे में पता करेंगे हम. Even we can implement them in our lives. गांधी जी ने इतना बढ़िया आइडियोलॉजीज दिया था, सत्याग्रह एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस का जो है दैट हैज़ बीन इन द एंशिएंट टाइम्स आल्सो. इवन बुद्धा, गौतम बुद्धा हैज़ आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द अहिंसा विच इज़ नॉन वायलेंस. ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पता चलेगा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग इज पॉलिसी मेकिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज हाईली रिलेवेंट व्हेंस you are entering into the services. जब आपका क्लियर हो गया है एग्जाम,
when you are actually administering the country, तब it is going to help you a lot. Clear? So these are all the points why we should study it. Now this is clear, क्या पढ़ना है समझ में आ गया, क्यों पढ़ना है समझ में आ गया. Let us see कैसे पढ़ना है, पढ़ना कैसे है. So इसका मतलब है कि should we have a definite policy or a definite sort of what you can say a strategy to study something. क्योंकि it is a vast syllabus, 200 years of history हमें almost 50 hours में पढ़ना है. So without having a strategy or a plan, we cannot read it and we cannot remember it for a long period of time. तो क्या होना चाहिए? What should be our strategy? See, simply I believe in one quotation that a fool with a strategy can defeat a very intellectual person without a strategy. इसका मतलब है, even if the person is average in the knowledge or intelligence, but if he has a strong plan or strategy, and if that person is keeping to that strategy, ultimately that person will succeed. सबको याद है कछुआ और खरगोश का स्टोरी, right? Even though कछुआ is very very slow, but it has a strategy, it has a goal post, it did not take rest, it has constantly kept on to that path. But जो खरगोश जो है talent wise and no strength wise it is better than कछुआ, but however at the end who has won it, it is the tortoise, right? Yes, कहानी पता है हमें. So when we are going with this subject, we need a perfect plan and strategy. तब जाकर इवेंट्स, डेट्स सब कुछ अच्छे से याद रहेगा. विथ मिनिमम एफर्ट्स वी कैन रिमेंबर एंड वी कैन गिव मैक्सिमम आउटपुट. क्लियर? सो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? कैसे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा? एनी आइडियाज फ्रॉम योर साइड? इफ़ यू कैन सजेस्ट आई विल इम्प्लीमेंट द सेम, अदरवाइज आई ऑल्सो हैव सम स्ट्रैटेजी. ठीक है, आई कैन टेल यू दैट. सो अब पहले आप बताओ योर सजेशंस, कैसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं? एनी सजेशंस? एक तो 200 ईयर्स ऑफ इतना वास्टनेस है इसमें, तो कैसे पढ़ेंगे? एग्जैक्टली. ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया था? डिवाइड एंड रूल. हम क्या करेंगे? डिवाइड एंड लर्न करेंगे. डिवाइड कर देंगे 200 ईयर्स को एंड विल स्टार्ट लर्निंग इट, विल स्टार्ट रिमेंबरिंग इट. द स्ट्रैटेजी इज सिंपल, डिवाइड एंड लर्न. जो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखा के गया है, विल यूज द सेम स्ट्रैटेजी हियर एज वेल. विल जस्ट डिवाइड इट एंड ट्राई टू लर्न इट स्टेप बाय स्टेप. सो 200 ईयर्स ऑफ दिस हिस्ट्री वी विल डिवाइड इट. सो डिवीजन भी कैसे करेंगे तो बेस्ट रहेगा? रैंडमली डिवीजन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वी वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस, दैट इज द सीक्वेंस. Let us put it on a time scale. We have 200 years which have been recorded from 1750 to 1950. Let us put it on a time scale. Let us divide it into different sections. So we'll take smaller section. We'll go into that section and study what are the events or the persons which are important for the examination perspective or what should be read from that section. We'll learn it and we'll move to the second section. Clear? तो ऐसे डिवाइड करके ही छोटा छोटा सब्जेक्ट्स में we'll try to understand it. तो उसके लिए क्या करूँगा हम? Can I rub it? See, if you feel I'm going too fast, you can stop me. ठीक है? Because for past 1 year ऑनलाइन मोड पे पढ़ा के, क्योंकि वहाँ पर अटेंशन के लिए क्या करना होता है, you have to go little bit faster. वरना तो बच्चे बोलेंगे सर बोरिंग हो गया, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, बोर हो गया. ठीक है, इसलिए आई माइट साउंड बिट फास्ट. जब तक समझ आ रहा है ना तो तब तक देयर इज नो इशू. इफ यू आर नॉट नो फॉलोइंग इट अप, इफ यू हैव एनी इशू, स्टॉप मी देयर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्लियर नवजी? ओके, सो द स्ट्रैटेजी इज सिंपल, विल डिवाइड इट. नाउ वी हैव दिस टाइम स्केल, सो लेट मी ड्रॉ दिस टाइम स्केल. ठीक है, so 200 years of time scale we have. So from 1750 onwards we'll study till 1950. ठीक है, even after that also some events we will take it like significant events. So इस time scale पे we'll try to record those events. Now here you have some significant events which has happened. I'm going to mark it on the y-axis. Of course all of them are equally important, लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ events होता है जो ज़्यादा important है, उसको higher priority पे रखेंगे, बाकी we'll keep it in lower priority.
बाइनरी में, ठीक है, 0 1, ठीक है, ऐसे. सो दी सिग्निफिकेंट इवेंट्स. ओके, सो नाउ डज एनीबडी हैव एनी आइडिया 1757 में क्या हुआ है? प्लासी, लाइक बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुआ था. इवन बिफोर दिस लेट मी पुट वन मोर इवेंट, ठीक है, कहाँ पर से 1498 में क्या हुआ है? एनी आइडिया? Yes. See, the arrival of the Europeans started first in 1498 with the arrival of the Portuguese sailor Vasco da Gama. Has come to Calicut region, ठीक है, in Kerala, ठीक है, present day Kerala. He has come to that location. So it has happened in 1498. ठीक है, उसको एक इवेंट की तरह वहाँ पर मार्क कर देंगे. Anyway, that is not important for our section, but we'll keep it like just for reference. 1498, सपोज से 1500 ही मान लो, एक राउंड फिगर अच्छे से याद होगा. फिर 1600 में क्या हुआ था? 1600 एग्जैक्टली ऑन द ईयर 1600 द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, शी हैज गिवन अ प्रोक्लेमेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी हैविंग द सोल राइट और मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट. ऐसे एक प्रोक्लेमेशन दे दिया था. हम इन द वर्ल्ड मैप, इफ यू सी, जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड मैप हियर. सो यहाँ पर इंग्लैंड है और हम इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, इंडिया इज हियर, सो हियर इज इंग्लैंड. सो वी आर ईस्ट ऑफ द इंग्लैंड. सो दैट्स व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड विद द एंटायर ईस्ट, नॉट जस्ट इंडिया, इंडोनेशिया, मलया पेनिनसुला, इवन चाइना, ऑल अदर नेशंस, ठीक है. सो दे व्हेन दे गॉट द चार्टर, चार्टर का मतलब होता है कि एक प्रोक्लेमेशन, एक ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर. सो दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया. बाय देन द सी रूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज, क्योंकि वास्को डी गामा इसी रूट से आया था ना, थ्रू द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जो अफ्रीका यहाँ पर है, ठीक है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप. इसको सर्कमवेंट करके ऐसे घूमकर इधर तक आया था वास्को डी गामा ने, ठीक है. सो बाय देन दिस रूट इज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड द इंग्लिश आल्सो स्टार्टेड कमिंग हियर. So by the time English has started, so this Portuguese and Dutch, they were already established in India. मतलब 100 साल का तो गैप दे दिया है ना उनको. 1498 पे पोर्चुगल आया था, देन दे वर कमिंग अराउंड 1613 पे आए थे. 1600 पे मिला था, 1613 पे, एक्चुअली 1600 पे ही आ गया था. तब वी हैड द रूलर जहांगीर मना कर दिया था, हम नहीं देने वाले आपको, कोई भी रॉयल डिक्री नहीं देने वाला, यू वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ यू. फिर 1613 में फिर गिब्स वगैरह सब कुछ लेकर आके उनको दे स्टार्टेड वूविंग हिम, देन फाइनली हैज़ गिवन द अप्रूवल, ठीक है, ट्रेड कर लो. सो 1613 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था, ठीक है. दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर कंपनी एट सूरत इन 1630. एक और स्टोरी है, ये पढ़ेंगे हम. मैं कनेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, ये भी पढ़ेंगे. एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस करके सिलेबस में दिया था मैंने, ठीक है. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है. सो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था. देन टिल द इवेंट विच हैज हैपेंड इन 1757, 1757 क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासे. प्लीज रिमेंबर, बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है. ये इवेंट हम दूसरा बार जब पढ़ेंगे, कैसे हुआ था, क्या रीजंस था, ये सब पढ़ेंगे, तब याद हो जाएगा अच्छे से. राइट नाउ जस्ट पे अटेंशन. सो इस टाइम पे हुआ था योर बैटल ऑफ प्लासे. ओके, सो आफ्टर दैट वंस दिस बैटल इज ओवर, देन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंग्लिश थे उसकी हेल्प से दे नवाब दे हैव वन इट. देन फॉर 7 years so British were engaging, so it has happened. After 7 years there was one more battle which has happened at Buxar region. So कब 7 years का मतलब कब हो गया? 1764 पे, ठीक है. आपको दिख रहा है बोर्ड? क्लियर नहीं है? हाँ, ठीक है. 1764 बोर्ड का रिस्ट्रिक्शन है ना, बिकॉज आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, वो वीडियो पे नहीं आएगा इसलिए, ठीक है. सो 1764 में योर बैटल ऑफ बक्सार हैज़ हैपेंड. जब बक्सार हो गया, ठीक है, सो दे हैव बीन गिवन दीवानी राइट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट?
दीवान किसको बोलते थे उस टाइम पे? इवन नाउ आल्सो दीवान किसको? हाँ, टैक्स कलेक्टर या रेवेन्यू से रिलेटेड या मनी कलेक्शन रिलेटेड, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स जो है उनसे रिलेटेड वी यूज द दीवानी वर्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स दे गॉट दी नो राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, बिकॉज बैटल में जीत गया, तो जो जीत गया वो तो कुछ डिमांड करेगा, एंड द पर्सन्स हु हैव लॉस्ट और नो हु हैव बीन डिफीटेड, सो दोज पर्सन्स हैज टू बी नो कॉम्पनसेट द वॉर, ठीक है। ऐसे ही the Britishers got the Diwani rights here. So this is the starting point where Britishers have officially entered into administration. इसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम। इससे पहले ब्रिटिशर्स का कैसे था, उसके बाद क्या हो गया, इससे पहले सिंपली टेलिंग, इससे पहले इंडिया में जो ट्रेड करना था ब्रिटिशर्स को, दे यूज टू ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको बुलियन बोलते हैं। बुलियन का मतलब होता है दिस प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल। सो दे यूज टू ब्रिंग दैट एंड गिव दैट टू इंडियंस एंड बाय द इंडियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि द यूरोपियन करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया, ठीक है, ऐसे करते थे। अब क्या हो गया, द मोमेंट दे गॉट द दीवानी राइट्स, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम हियर। पहले क्या था, मैं फॉरेनर हूँ, मुझे कुछ आपसे खरीदना है, मैं अपना पैसे दूंगा तो यू वोंट बी एक्सेप्टिंग इट, सो व्हाट आई हैव टू डू विच इज इक्वली वैल्यूबल टू अस, विच इज गोल्ड और सिल्वर और सम सॉर्ट ऑफ प्रीशियस जेम्स, वो देखकर मैं आपसे गुड्स खरीदता था। देन ह्यूज अमाउंट ऑफ बुलियन एंटर इनटू इंडियन मार्केट। लेकिन अब क्या हो गया, आई स्टार्टेड गेनिंग द इंडियन रुपी फ्रॉम दिस लैंड इटसेल्फ। आई एम ए फॉरेनर, आई एम एन इंग्लिश पर्सन, has entered into India, I started collecting the revenue from you, taxes from you. Then whatever the Indian rupee that I have collected, I started giving to you, and with that money I started buying the Indian products. अब क्या हो गया, वहाँ से जो बुलियन आता था इंडियन मार्केट में completely बंद हो गया। Now they are not going to give us their money or the precious ones. Now they started earning the money which is required for the trade in the Indian territory itself. मतलब हमारे पैसे हमें देकर हमें ही लूटो, ये स्टार्ट हो गया वहाँ पर। सो दैट हैज़ बिकम वेरी लुक्रेटिव फॉर देम बिकॉज दे आर लिटरली इन्वेस्टिंग जीरो एंड गेटिंग ऑल द प्रॉफिट्स। सो दैट हैज़ बिकम वेरी मच अट्रैक्टिव, वेरी मच लुक्रेटिव। तो वो लोग क्या किया था, अब चलो यही करते हैं। फॉर नेक्स्ट 100 years what they did is, from 1757 onwards to 1857, what they did is they started dividing and expanding their territories. हमें इंटरनली तुम दोनों के बीच में लड़ाई करके मैं तुम दोनों के बीच में लड़ाई रख दिया और तुम दोनों में कोई एक साइड में साइड ले लिया, तब क्या होगा, अल्टीमेटली दिस पर्सन विल बिकम स्ट्रॉन्ग इंस्टेड ऑफ 1-2 persons आर फाइटिंग अगेंस्ट। वही तो इसको हरा दिया, इनसे छीन लिया, उसके बाद मैं उनके साथ जाकर साइड अप हो गया, इनको हरा दिया, इनसे छीन लिया। See, at the end, what is happening is the British Empire has expanded so much that they started exploiting us in every sphere. ठीक है, this is what has happened at this point. ठीक है, समझ में आ गया ना इसके बाद क्या हुआ था? So this is second important event. Then the administration under the excuse me. So during these times, the British Parliament in the London, they have passed some regulation acts, some charter acts in order to regulate the East India Company. क्योंकि East India Company is a private body, मतलब एक कॉरपोरेशन जाकर कोई एक कंट्री को रूल कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक प्राइवेट एंटिटी है, कोई गवर्नमेंट का नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट ए गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टिल द पीरियड विच हैज बीन प्रोक्लाइम्ड, ठीक है। सो तब तक इट इज ए प्राइवेट एंटिटी, इट इज गोइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग सम अदर कंट्री, समझ में आ रहा है ना। So during these times we can call this period as suppose 1857 तक। बीच में कुछ इवेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे एलॉबरेटली, जब डिस्कस करेंगे तब। हाँ प्लीज। यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। आई डिस्कस इट, व्हाट आर द जेनेसिस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स, इवन आई डिस्कस व्हाई द यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट, क्या क्या चीज़ था उस टाइम पे, वो फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, इन्वेंशंस हो गया, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो गया, या इंडियन मार्केट में जो गुड्स था उस टाइम पे हमारा स्पाइसेस जो था लाइक लौंग, इलायची, दालचीनी एंड पर्टिकुलरली द काली मिर्च,
ऑल दीज थिंग्स वर हाईली चेरिश्ड इन यूरोपियन मार्केट, ठीक है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलता था. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का जो क्लॉथ है, द मुस्लिम क्लॉथ ऑफ ढका रीजन का मुस्लिम क्लॉथ जो है, या बहुत सारे सिल्क क्लॉथ्स जो है, दे आर हाईली चेरिश्ड बाय द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड एंड यूरोपियन रीजन्स. तो इसलिए, और यहाँ पर जो कलर मिलता था नेचुरल डाई जिसका नाम है नील, नील को इंडिगो बोलते हैं, ठीक है, इंडिगो, उसके लिए भी आते थे, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम. इससे रिलेटेड यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछा था इंडिगो से रिलेटेड, ठीक है. सो टिल दिस पीरियड फ्रॉम 1757 onwards to 1857, ईस्ट इंडिया कंपनी was रूलिंग द इंडिया, ठीक है. एज ए प्राइवेट एंटिटी ईस्ट इंडिया कंपनी was रूलिंग इंडिया. देर इज अ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. हाँ सुप्रिया, कोई डाउट? Okay, so this period, this almost 100 years, it was under the East India Company ruling. उस टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुआ था, what are the policies taken up by different governor generals of the East India Company, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है. So विलियम बेंटिक, डलहौसी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो होते हैं उनका भी एक क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे ताकि आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है. सो टेंशन नहीं है, ठीक है. ओके नवनीत, राइट. सो एट दिस पॉइंट व्हाट हैज हैपेंड, एनीबॉडी कैन टेल? 1857 में क्या हुआ था? सैनिक क्रांति और सिपाही म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है. सो इस टाइम पे क्या हुआ था? बाय दिस रूलिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय देयर सप्रेशन, द वे दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग सम ऑफ द सिपाहीज हु आर पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका आर्मी का ही पार्ट थे, बट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड. सी उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी में इंडियंस भी थे और यूरोपियंस भी थे, लेकिन जो ट्रीटमेंट यूरोपियंस को मिलता था दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड जो ट्रीटमेंट इंडियन सिपाहीज को मिलता था दैट इज डिफरेंट. सो दे सॉ दिस डिस्क्रिमिनेशन. सो many such instances were there where the सिपाहीज, द इंडियन सोल्जर्स हैव रिवोल्टेड, बट वो स्पोरेडिक था. इसका मतलब है कि छोटा मोटा इधर उधर ऐसे था. बट in 1857 क्या हुआ था? देर वॉज ए वेरी बिग मोमेंट, लाइक मेनी लोकेशन से सारे सिपाहीज जो है दे सेड कि अरे बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, हम भगा देंगे इनको, विल हैव अवर ओन. ओल्ड जो रूल्स था, जो मुगल रूल था, उस टाइम पे मुगलाई था, उसके बाद ही तो ब्रिटिशर्स आ गया, मुगलाई को वापस लेकर आ जाते, वही वाला थोड़ा सही है. सो सच सॉर्ट ऑफ revolution has happened, rebellion has happened, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 और सिपाही म्यूटिनी. एक टाइम पे इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते थे, बट 2017 में द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट पाइका रेबेलियन, उसको 1817 में हुआ था, ठीक है, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल दिया था. उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम. 1817 हमारा टाइम पीरियड में आता है कि नहीं आता है? आता है, इसलिए उसके बारे में, और वेलूर म्यूटिनी उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है. So this has happened here. Now, once the Sipahi mutiny has happened, we'll study about it. What are the factors which are responsible for this revolt and how it has happened? What are the effects after the Sipahi mutiny which has happened? All these things we'll study separately. ठीक है, class भी है उसके लिए. Then after that, the British crown, the Queen, she also felt it. Even the British Parliament felt it. Yes, Indians have been discriminated, subjugated. इसीलिए वो लोग रिवोल्ट कर दिया हमारे अगेंस्ट, ठीक है. तो यहाँ पर अगर इंडियंस को रूल करना है, वी हैव टू मेक गुड गवर्नेंस फॉर देम, वी हैव टू रिड्यूस दिस डिस्क्रिमिनेशंस. इसलिए तब क्या किया था, एक प्राइवेट एंटिटी से हम रूल नहीं करवाएंगे, वी विल रूल इट डायरेक्टली अंडर द क्राउन, ठीक है. द ब्रिटिश क्राउन, the monarchical position जो है वहाँ का, that person will directly rule the India under the name of a viceroy who is been appointed by the crown, ठीक है. ये वाला decision लिया था. To that they have given one act in 1858. This is called, क्या बोलते थे? The Good Governance Act of 1858, or simply the Act of British India Act of 1858. इसमें क्या किया था? देयर वर सम प्रोविजंस दैट कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, दैट इज अंडर द क्राउन, इंडियंस विल बी रूल्ड डायरेक्टली अंडर द क्राउन, नॉट बाय द प्राइवेट एंटिटी.
So we'll step by step establish good governance procedures. So this has been proclaimed. This is also called proclamation of the Queen. ठीक है, Elizabeth था उस time पे, she has given this proclamation. So from here onwards till your independence, 1947, when we got the independence, till here there is a ruling of the British government, but that is directly by the crown. So we call it as crown rule. क्या बोलेंगे? Crown rule. Okay, now अब देखो ब्रॉडली जितना भी हमारा टाइम पीरियड है उसको टू डिवीजन कर दिया हमने. एक है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग, दूसरा है क्राउन रूल. अब हर एक डिवीजन को लेंगे, उसको फिर छोटा छोटा करेंगे. विल टेक इट सेगमेंट वाइज करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर मैनर. समझ में आ रहा है ना? डिवाइडिंग एंड लर्निंग इट. ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना? ओके, टिल सो फार एनी डाउट्स? हाँ मोहम्मद, पूरा समझ आया? नवनीत, हाँ, मास्क हटा के बोलो. ओके ओके, गुड. या सत्या, ओके. आई कुडंट गेट योर नेम, एक और बार बताओ आपका नाम. अमन. ओके अमन. So far it is good, clear. So let us take another. Suppose ये तो बाद में करूँगा, अभी ये वाला ले देते हैं. Let us into one section. ठीक है, क्योंकि 1885 में एक मेजर इवेंट हुआ था. क्या हुआ था इस टाइम पे? देयर वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC. ठीक है, अभी जो कांग्रेस पार्टी है ना, इट हैज़ द रूट्स इन 1885. ठीक है, सो देर इज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. सम ऑफ द नेशनल लीडर्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स, प्लीज रिमेंबर, तब तक महात्मा गांधी इंडिया में नहीं था. ही वॉज इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, लेकिन वहाँ पर ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही वॉज फाइटिंग अपार्थीड, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगेंस्ट दैट ही वॉज फाइटिंग देयर, राइट? सो this 1885, it is a significant event because it has established a national body to fight against the Britishers. इससे पहले जितना भी लड़ाई हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इट इज़ वेरी स्पोरेडिक, नॉट ए स्पॉन्टेनियस वन. मास्क हटा के बोलना होगा, समझ. हाँ, विल सी द मिथ ऑफ INC. मतलब एक कुछ थीरीज ऐसे हैं, ये कहते हैं कि INC हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प द ब्रिटिशर्स टू शील्ड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया. ऐसे करके कुछ थीरीज भी है. विल स्टडी दैट व्हाट इज द एक्चुअल theory behind it, and after the genesis of INC, how our intellectuals like our national leaders has used this platform to actually gain the independence, वो भी पढ़ेंगे हम. ठीक है, yes, there is a theory, what you are saying, there is a theory, such theory is there. Now Indian National Congress is a national body which is able to coordinate. By then so many provisions have come, like railways वगैरह establish हो गया था, telegraph वगैरह establish हो गया था, वो भी पढ़ेंगे हम. ठीक है, so the people of India are able to better communicate with each other now. They are able to coordinate with each other so that they are able to take it up to a mass level. ठीक है, जन आंदोलन. ठीक है, they were able to take it to a higher momentum because there is a national body under the Indian National Congress platform. ठीक है, so because of this the freedom struggle which was used to be regional, earlier ऐसे होता था कई जगह पे, कोलकाता में थोड़ा ये हो गया, देन बॉम्बे भी हो गया, या पंजाब लाहौर का सेक्शन में हो गया. प्लीज रिमेंबर टिल 1947 जो प्रेजेंट पाकिस्तान है दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया. So whenever I say India till 1947, it means पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट है. ठीक है, वही माइंड में विजुलाइज करके चलना. ठीक है, सो लाहौर, हाँ, यूनाइटेड इंडिया बोलो या इंडिया का मतलब ही वही यूनाइटेड ही है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग इट टिल 1947. व्हेनेवर आई रेफर टू इंडिया, प्लीज रिमेंबर दैट इट हैज पाकिस्तान आल्सो इंटीग्रल टू इट. ठीक है, वही विजुलाइज करके देखना आप लोग भी. ठीक है, सो
this has happened. Now from here onwards there is intellectual persons like the national leaders who are coordinating with each other. They were able to access the foreign books and foreign rights, जैसे civil rights होता है, they were able to access them, study them, understand them, are able to understand what is the economic exploitation done by the Britishers, and they started spreading the same among the masses of the India. When this is going into the masses of the India, what has happened is all the masses, they started coming under the umbrella of INC, and they started fighting against the British in a coherence manner. ठीक है, ऐसे sporadic manner में नहीं है, ये unitedly fight करना start हो गया था. Clear? That's why this is a very significant event. ठीक है, now this has happened, and here also during the times of early terms of Congress till 1907. ठीक है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था. ठीक है, सो वील स्टडी अबाउट इट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट एंड ऑल. ठीक है, वो पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो प्रेजेंट कोलकाता है, प्रेजेंट बांग्लादेश प्रोविजन जो है, उसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी उसको बना के वहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग बन रहा था उसको ख़त्म करना चाहते थे. सो अगेंस्ट दैट दे हैव फॉट इट इन द स्वदेशी मूवमेंट, वो पढ़ेंगे हम. सो टिल दैट पीरियड टू 1907, ये पीरियड पे क्या था, जो लोग थे द लीडर्स ऑफ द INC, दे हैड ट्रस्ट ऑन द ब्रिटिश. उनका मानना ये है ब्रिटिश जो है दे आर सिविलाइज्ड, मोर सिविलाइज्ड देन द इंडियंस, दे हैव वेस्टर्न आइडियल्स. So they are here to teach us the administration and the Western ideals. Once we are able to, we are capable of doing it, we are capable of ruling ourselves, they'll slowly give away the independence to India and we'll start ruling by ourselves. Self rule दे देंगे, ऐसे मानना था. So they had this belief on the English. So that's why these people did not put much pressure on the British. So उनको अगर कभी कुछ मांगना भी होता है politely through referendums or through pamphlets or through petitions, they used to request them. So this period we generally call it as moderate period. Moderate का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हाँ उदार स्वभाव. ठीक है, they are not what you can say extreme persons or they are not radical persons, they are having peaceful means of fighting. ठीक है, so this period we call it as moderate period. ठीक है, moderate period. So till 1907 this period was there. But 1947 में क्या था, इसमें कुछ लोग थे कांग्रेस में, they had enough. यार हम तो इतना भरोसा देकर इनके साथ चल रहे हैं, but there is no development. जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतना तो कभी दे ही नहीं रहा है. So we don't think कि British are going to give us स्वराज. तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम थोड़ा अलग तरीके से फाइट करना होगा. सिविल डिसोबीडियंस करें या उनको रिजेक्ट करें जो भी उनका लॉस है, या फॉरेन गुड्स को रिजेक्ट करें या बैन करें. इस तरीके से थोड़ा रैडिकल मैनर पे हमें फाइट करना होगा, अदरवाइज वी विल नेवर गोइंग टू गेन आवर इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये वाला आइडियोलॉजी आ गया था. बट कुछ पीपल जो है नहीं हम जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही काम करना होगा, तब जाकर ही हमें इंडिपेंडेंस टाइम टू टाइम अपडेट होते जाएंगे और कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा. सो देर आर टू आइडियोलॉजिकल पीपल विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द INC. कुछ लोग, आधा लोग बोल रहे थे कि नहीं हमें एक्सट्रीम मेथड पे फाइट करना है, एंड कुछ पीपल बोल रहे थे कि नहीं स्टेटस क्यो मेंटेन करना है. द मैनर इन विच वी आर फाइटिंग सो फार वी हैव टू कंटिन्यू इट सो दैट द ब्रिटिश विल गिव अवे द इंडिपेंडेंस और स्वराज इन टाइम. ऐसे दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था. तब क्या हो गया था, बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सो दे कैन नॉट बी यूनाइटेड, राइट. जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है यूनाइटेड कैसे रहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है. तब क्या हुआ था, INC का एवरी ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एवरी ईयर देयर इज ए सेशन जहाँ पर सब लोग बैठ के डिस्कस करते थे. दे यूज्ड टू डिस्कस व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर. तो ऐसे सूरत में 1907 में क्या हुआ था, सूरत में एक सेशन हुआ था INC का. उस सेशन में क्या हो गया, ज़्यादा लड़ाई बढ़ गया. मॉडरेट्स ने बोल दिया है कि हम ऐसे ही करना है, एक्सट्रीमिस्ट्स ने बोल दिया है, मतलब अलग रेडिकल तरीके से जो है हम ऐसे नहीं फाइट करेंगे. सो देयर इज़ ए स्प्लिट इन द कांग्रेस, दो में बट गया है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फेमस सूरत स्प्लिट. स्प्लिट का मतलब है डिवाइड हो जाना दो में. ठीक है, स्प्लिट, देयर इज ए स्प्लिट इन सूरत. So in here
Kangar, it got divided into two sections. One section of the people who were earlier to theirs, they were called moderates. Who were above that, after 1907, they are called extremists. Because their ideology is extreme. ठीक है, extreme तरीके से fight करते थे, extremist हो गया. So when it got divided, Britishers को थोड़ा, so they become very happy. अब एक united body जो है, that has weakened, it has divided into two sections. Now it cannot fight like before. ठीक है, इसका जो strength जो है, because of the unity, that has reduced. So immediately they have taken some other provisions which have even reduced the strength of the INC. So this period from here till 1915-16, ठीक है, okay, let us say 1917 रख लेता हूँ. In between also there is one significant event, वो बाद में डिस्कस करता हूँ. ठीक, हाँ, 1917 वर्ल्ड वॉर वगैरह बाद में लेकर आता हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं. नाउ वी आर स्ट्रिक्टली लुकिंग फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पर्सपेक्टिव. ठीक है, वो भी लेकर आऊँगा. 1914 से 18 तक जो भी हुआ था वो इवेंट्स भी लेकर आऊँगा. राइट. सो 1917 तक क्या हुआ था, दिस एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रगल वर गोइंग ऑन. ठीक है. सो लेट मी टेक 1916 एज रेफरेंस. बट 1916 में क्या है, जो भी डिवीजन यहाँ पर हो गया था सूरत स्प्लिट में, सो इतना टाइम लगा था उनको, 7-8-9 साल लगा था. दे अंडरस्टूड इट. अरे अगर डिवाइडर रहेंगे, अल्टीमेटली ब्रिटिश आर गोइंग टू विन, वी आर नेवर गोइंग टू गेट आवर इंडिपेंडेंस, वी हैव टू यूनाइट विथ ईच अदर. ठीक है. एट द सेम टाइम तब तक मुस्लिम्स का जो था नेशनल बॉडी कुछ नहीं बना था, बट इससे पहले ही, थोड़ा दिन पहले ही, देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग टू रिप्रेजेंट द ऑल इंडियन मुस्लिम्स एट द नेशनल लेवल. वो वाला भी लीग बन गया था. उस टाइम पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मुस्लिम का. ठीक है, क्योंकि वी हैड बोथ बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया. सो देयर वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मुस्लिम्स विथ रेफरेंस टू नंबर्स. ठीक है. सो मुस्लिम लीग भी बन गया था. तो 1916 में देयर वाज ए लखनऊ पैक्ट. लखनऊ में, यूपी का लखनऊ में देयर वाज ए पैक्ट साइंड. ठीक है, लखनऊ पैक्ट. इस टाइम पे क्या हुआ था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों समझ लिया, हम डिवाइडर रहेंगे, हम हारने वाला है. अल्टीमेटली ब्रिटिश आर गोइंग टू विन, दे आर नेवर गोइंग टू गिव अस इंडिपेंडेंस, दे आर गोइंग टू सप्रेस अस. सो वी हैव टू यूनाइट. सो यूनाइटिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जो स्प्लिट की वजह से डिवाइड हो गया था, दैट हैज़ हैपेंड इन लखनऊ 1916 में. उसके साथ साथ क्या हुआ था, INC जो है इससे पहले, उसमें मुस्लिम लीग जो था, which was representing the Muslims at the all India level, was not part of it. ठीक है. सो क्या हुआ था उसमें, इवन मुस्लिम लीग आल्सो इंडक्टेड इनटू INC. INC के साथ करके हम फाइट करेंगे, INC के साथ मिलके हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए दोनों INC एंड मुस्लिम लीग दोनों फाइट करेंगे. सो दैट डिसीजन हैज बीन टेकन इन द लखनऊ पैक्ट. So Lucknow Pact is important for two factors. One is the unification of extremists and moderates again. ठीक है, split होने के बाद फिर हो गया था. Then another thing is even Muslim League also joining the hands with the INC, that both of us let us fight against the British because we both have the common goals. ठीक है. So ये Lucknow Pact में हुआ था. Just before that, in 1915. Okay, what has happened is the great Pravasi, that is Mahatma Gandhi, who has successfully led apartheid in the South Africa, who has who has suppressed the discrimination against the racial color basis पे जो discrimination था, that has been suppressed, and he has successfully used his principles of satyagraha, non-violence, truth there, and by then 1915, on the invitation, he has entered into Indian scenario. So in the early period from 1915 to 1915 to 1918 तक, he did not involve in the national movement because Gopal Krishna Gokhale, who is the political guru of Mahatma Gandhi, he has advised him, तुम इतने दिन foreign country में रहकर आए हो, you do not know the situation and scenario of the Indian people, take a tour of India, go through entire India, see the struggle of the Indian masses, देखो कैसे है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. सो ऑन दैट बेसिस गांधी हैज टेकन एंटायर इंडियन टूर,
साउथ इंडिया सब जगह पे जाकर देखा है. देन ही हैज़ अंडरस्टूड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इट. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ही हैज़ इवन पार्टिसिपेटेड इन 3 important events which are called चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद सत्याग्रह. ठीक है, उसका क्रोनोलॉजी भी याद करेंगे. कुछ निमोनिक्स बता दूंगा बीच बीच में मैं अच्छे से याद करने के लिए. जैसे खेदा हो गया, जैसे ये वाला याद रखना है आपको अच्छे से. कैसे याद रखेंगे? सिंपली रिमेंबर केक. ठीक है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्या हुआ था? चंपारण हुआ था. उसके बाद कहा हुआ था? अहमदाबाद. फाइनली कहा हुआ? खेदा. ऐसे कुछ निमोनिक्स, so that we'll remember it in a chronological manner. ठीक है, good. So this has happened. Gandhiji has entered, right? So after that, from 1918 onwards, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ. आई थिंक कैमरा में आएगा. Okay, so from 1915, India, Gandhiji has entered into India, but however he started taking part in the Indian independence struggle from 1919 onwards. ठीक है, 1919 में एक एक्ट बना था, रॉलेट एक्ट करके. उसमें ऐसे है कि मतलब वट एवर मे बी द चार्जेस, वी आर नॉट गोइंग टू टेल देम, विदाउट इवन ट्रायल जेल में डाल दो, अरेस्ट करो, जेल में डाल दो इंडियंस को. मतलब पहले क्या होता है, अरेस्ट करेंगे, यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू द कोर्ट विद इन 24 आवर्स. ट्रायल होगा. अगर इफ यू आर प्रूव्ड दैट यू आर convicted or you have been upheld that you have committed some crime, then only you will be put in the jail. लेकिन वहाँ पर ऐसे लॉ बनाया है कि इंडियंस को जेल में डालने के लिए कोई कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लॉ बनाया था. So against that there was a protest going on, रॉलेट सत्याग्रह करके there was a protest going on. तब हुआ था ये जलियांवाला बाग इशू. ठीक है, so after that नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, because to resent against this जलियांवाला बाग इशू. और साथ साथ में कुछ और इवेंट्स हो रहा था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से लेकर 18 तक. देन आफ्टर दैट ब्रिटिश हैव वन एंड ब्रिटिश प्रॉमिस्ड दैट कि द टर्किश एम्पायर, जो टर्की को जो है ना वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही रिलीजियस प्लेस होता था उस टाइम पे, क्योंकि द मक्का and Medina, whatever the religious places of the Muslims, they are located in that place. and वहाँ का जो एम्परर होता है, खलीफा बोलते हैं उनको, he is to be like Christians के लिए जैसे पोप है, right, who sits in the Vatican city, वैसे मुस्लिम्स के लिए that खलीफा is very much religious guru. ठीक है, सब लोग उनको बहुत मानते हैं, तो उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया है, डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट किया है. एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो था उसके बाद जो ट्रीटी था उसके they did not keep those terms and conditions. As a result, what happened? Muslims also revolted against the British. So खिलाफत मूवमेंट करके एक मूवमेंट हुआ था. So दोनों को यहाँ पर मर्ज करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के थ्रू देखेंगे हम. So from 1920 onwards to till the independence movement 1947, this entire period we call it as Gandhian period. Because this entire period for over a 27 years of span, Gandhiji has led the Indian independence struggle. So that's why this period is called as Gandhian struggle. So देखा है ना, अब entire independence struggle को हम क्या है, we are dividing it into moderate period, extremity period and Gandhian period. फिर सब डिवाइड कर लिए हमने, फिर इसमें फिर सब डिवाइड करेंगे. जैसे ये हो गया 1920 में, this is Gandhian period. ओके, देन 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, NCM. ठीक है, वो चला था. फिर 1922 में उसको कॉल ऑफ कर लिया. विल सी व्हाट आर द रीजंस फॉर कॉलिंग इट ऑफ, देन व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट एंड ऑल. देन टिल 1930 दिस वाज गोइंग ऑन. देन 1930 देयर वाज CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, उसका भी देखेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर इट एंड हाउ इट हैज led to the movement, and after the movement what has happened. ठीक है, those things we'll see. Then again till 1942 this was happening. even 1940 में क्या हुआ, 42 में क्या हुआ था, ये सब देखेंगे हम. Then again 1942 then there was Quit India movement. Quit India movement. So ऐसे सब डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे. So till 1947, और 47 के बाद whatever that has happened, that is the independence and partition of the country into 2 nations,
One is India, another one is Pakistan. Pakistan has two bases like East Pakistan and West Pakistan. अभी जो बांग्लादेश जो है, so वॉर ऑफ बांग्लादेश के बारे में पढ़ा है, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे 1971 से 1975 तक जो फाइट हुआ था, राइट. सो बिफोर दैट इट यूज टू बी ईस्ट पाकिस्तान एंड प्रेजेंट पाकिस्तान यूज टू बी वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है. सो ऐसे दो में पाकिस्तान को भी एंड इंडिया में डिवाइड कर दिया था. इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू सॉवरेन कंट्रीज. वो 1947 का कहानी है. सो फ्रॉम 1947 टू 1950 द पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन विच हैज़ हैपेंड, दैट वी विल स्टडी अंडर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड इट. इसमें कोई डाउट है? स्ट्रैटेजी इज क्लियर. हम इतना बड़ा सेक्शन को वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर सब सेक्शंस. उसमें भी स्मॉलर इवेंट्स में डिवाइड करके हर एक इवेंट को लेकर अच्छे से एनालाइज करके स्टडी करेंगे. सो एनी डाउट्स हियर सो फॉर? मोहम्मद, सुप्रिया, नवनीत? ओके. बहुत ज़्यादा गर्मी है. एक बार दीपक को आवाज़ दे देना. अमन, दीपक को आवाज़ दे देना. दीपक, फ़ैन का स्पीड तो बढ़ाओ, बहुत पसीना आ रहा है. बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है. सो दिस इज़ द प्लान. सो एनी डाउट्स इन दिस? Aman? This is clear. I have already circulated the syllabus to you. You have been given that PDF. Okay. So in that I have planly organized into different sections, like chapter wise plan kiya tha. So we'll try to take it up in that manner. I'll try to give you the notes as well. ठीक है, as well. So for that you need some sources. मतलब कहाँ से पढ़ना है, way to study it. So for that the standard sources are history. You go with the NCERTs first. So if you are if you are going through the NCERTs, you get the basic idea कि history में जो sections अभी हमने जो discuss किया है, all of them they are at the basic level in the NCERTs. At least you get an idea behind it, like which has happened at what time, for what reasons, what are the results of it. इतना तो पता चल जाएगा. So for better understanding or for more analysis, means perspective में if you want more analysis, you have to go through some of the secondary sources which are higher standard sources. ठीक है. For that I'll also tell you some of the reference books. For example, after NCERT you can go with Bipin Chandra. There is a book, Bipin Chandra. So the name of the book is India's Independence Struggle. ठीक है, by Bipin Chandra. So this is a good book. थोड़ा मोटा लगेगा but अच्छा book है. So it will be like a story if you are going through that chapters. So अच्छा लगेगा, right? It is one book. Or you can refer to the Spectrum series. ठीक है, स्पेक्ट्रम का आता है मॉडर्न इंडियन सीरीज, छोटा बुक जैसे होता है बट चैप्टर्स आर सेम, कंटेंट इज सेम. ठीक है. सो यू कैन रेफर फॉर दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक, और यू कैन रेफर टू द थर्ड सोर्स इज देयर इज वन मोर बुक, मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार. दैट इज ऑल्सो गुड बुक. और यू कैन रेफर टू फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके एक और बुक है, शेखर बंदोपाध्याय. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक. Any of these 4 books, you refer to them. It's your choice. Any of them, or if possible, you go through 2 sources if you have time. All of you are giving your attempt in which year? 22. So time है, right? You have almost 2 years of time. So you can go through multiple sources also. But stick to 1 or 2 sources. NCERT तो mandatory है. NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना. उसके अलावा एक और एडिशनल रीडिंग थोड़ा एडवांस्ड लेवल के लिए, इधर इट मे बी स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय, सुमित सरकार, वॉट एवर मे बी योर प्रेफरेंस. गो थ्रू द कंटेंट ऑफ इट. एक सेकेंड. गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द बुक बिफोर बाइंग इट. गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द बुक. सो कंटेंट देखने से ही एक आइडिया आ जाएगा आपको कि वेदर इट इज इन ए ईजी लैंग्वेज और वेदर इट इज कंप्लीटली कवरिंग योर सिलेबस और नॉट. सो यू बाय दैट बुक, यू गो थ्रू इट.
Apart from that, if you want extra addition, you can go through one more source. But do not read all so much of information, confusion. क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे होता है, हिस्ट्री इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर. ठीक है, जो लिखेगा बुक उसका पर्सपेक्टिव पे लिखेगा. ठीक है, सो कोई कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ अलग बोल सकता है, कोई कुछ और बोल सकता है, तो कंफ्यूज होने का चांस है. कीप इट टू 2 sources if possible at max, और यू गो विथ 1 source अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, मैंडेटरी है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी 1 is necessary for your advanced level of analysis. 2 is sufficient, more than enough. ठीक है, so but I recommend you go with 1 source apart from your NCERTs. ठीक है, हाँ now बोलो मैं. You provide many facts of spectrum or engineering independence. You have important facts of both, or I read and make important facts. See, one thing is when I teach, I'll also give you the notes. I'll dictate you the notes or some of the handouts I'll give you. So that will be made by me. ठीक है, selectively, and जितना चाहिए उतना ही लेकर दूंगा. Say I don't give flooding of the information. जैसे मार्केट में कॉपी पेस्ट करके इतना मोटा बुक पकड़ा दिया, फिर स्टूडेंट को बोल दिया है कि ढूंढ लो, इसमें से जो चाहिए वो ढूंढ लो. So I don't follow that. I'll give you a crisp, very short, very smaller handout. ठीक है, at the same time I'll also dictate while teaching in the class. ठीक है, so this is from my side. Apart from that, if you need more, you can go with these sources which I have told you. ठीक है, clear? Any other doubts, please? But sir, which is the best book, because content of Bipin Chandra is long and then Spectrum Content of Bipin Chandra? is longer than Spectrum. नहीं, ऐसे नहीं है. See, as we have discussed, history is what already recorded thing, already past events which are recorded. तो events तो वही होंगे, chapters तो वही होंगे, बस perspective बदलेगा depending upon the author. ठीक है, suppose you are the author, you will try to write your book from your own perspective, what you have understood, what you have analyzed. If this person is writing, he'll write it from his perspective, right? So वो difference आएगा, लेकिन वही कंटेंट्स तो वही है. सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन एनी नंबर ऑफ बुक्स, बट द एनालिसिस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माइट डिफर. सो बेस्ट इज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर फॉलोइंग बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, एनी वन ऑफ देम, योर चॉइस. सो यू गो थ्रू देम. इवन शेखर बंदोपाध्याय इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक. ठीक है, Sir, content is the same, but problem is that Spectrum is shorter, about facts, and Bipin Chandra नहीं नहीं ऐसे नहीं है. सी, स्पेक्ट्रम आपको शॉर्ट इसलिए लगता है, उसका छोटा छोटा लेटर्स में लिखा है, छोटा बुकलेट है. एक बार लेकर कंटेंट पढ़ के देखो. सी, व्हाट यू कैन डू इज यू रीड इट बुक, देखो कितना टाइम लगेगा. बिपिन चंद्रा का क्या है, थोड़ा बड़ा बुक है, लेटर्स आर बिग, फॉन्ट इज बिग. ठीक है, इसलिए तुम्हें मोटा लगेगा, थोड़ा बड़ा लगेगा. कंटेंट्स तो सेम है. वट एवर CDM, यहाँ पर भी CDM, क्विट इंडिया यहाँ पर भी क्विट इंडिया, पार्टीशन का एनालिसिस यहाँ पर भी मिलेगा. हर एक चैप्टर तो वही रहेगा, बस वही वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यार बुक मोटा है या बड़ा है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. सो कंटेंट सेम. First you provide your material. I read your material after I able to discuss with you on the topic what you teach in class. Sure, no problem at all. I have no restrictions. See, what I believe is class should be interactive. ठीक है, it should be two-way learning. ऐसे नहीं है कि if I am in this stage, that means I have also put so much of efforts, I have learned it, so that's why now I am here. There was a time when I used to sit in your position, right? सब लोग स्टूडेंट का पोजीशन से ही आया है, इवन टीचर्स वट एवर मे बी, इवन डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर स्टेज at some point of time, right? So the thing is how much efforts you are putting into it, how you are learning it. ठीक है, see, I believe in one thing, like unless and until you are able to teach it to somebody, you are able to make somebody understand, जब तक वो मोमेंट नहीं आएगा तब तक आप खुद नहीं समझे. आप किसी को कब समझा पाओगे, जब आप खुद अच्छे से बेहतर तरीके से समझा है तब जाकर किसी को समझा पाओगे, राइट? सो दैट इज अ मोमेंट. सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रीच टू दैट मोमेंट कि आप इतना अच्छे से समझो ताकि आप किसी और को भी समझा पाए.
right? So that won't come in a 1 day or 2 day. It has to be a continuous process. Even today, when I'm in this position, still I have to go through the books to understand some things and to learn them and to update myself so that I can teach you in a better manner, so that I can make you understand in a better manner. ठीक है, वो तो this learning is a lifelong process. ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो ठीक है हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है. इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इवन आफ्टर बिकमिंग IAS ऑल्सो विल बी कीप ऑन लर्निंग, मे बी फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रॉम योर रीडिंग्स. ठीक है, सो लर्निंग हैज़ टू गो ऑन थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, सो आई एम ओपन टू डिस्कशंस. ठीक है, यू कैन डिस्कस इन द क्लास, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एनी अदर डाउट्स? गुड. For discussion, first I read book or your material, then I able to discuss with you. Yeah, no problem at all. You can do that. See, in the class itself, while we are having a lecture, so you can discuss openly there. Okay, if I ask for, see, here less number of students are there. Suppose if I am taking online class, there used to be 2,800 to 3,000 people in the class. I cannot discuss and interact with 2,800 people, right? So, हाँ, so 3 hours का class होता है, 3,000 students are sitting. अगर मैं 10 लोग से क्या साथ भी डिस्कस करूँ, 1 घंटा तो निकल जाएगा. So I cannot do that. So for that we have a separate team of expert members are there. They used to answer their doubts. So I discuss in the class, and at the end whatever the doubts are raised by the students, I discuss at the end looking at the chat box. So here enough number of people, COVID ka restrictions we have, we cannot have full of class. So till 10 students I can discuss, 10-15 students, because we have to cover the syllabus as well according to our plan. So, and at the end of the subject, see my way of teaching is that at the end of the subject I discuss the previous year questions, both prelims and mains. Okay, so that is to give you confidence that whatever we have discussed in the class, so that is in line with the UPSC, and questions are coming from this and you are able to solve it. So if you are able to solve the actual questions of the UPSC, there will be confidence boosting, right? See, जो भी हमने पढ़ा है उससे UPSC के actual question solve कर पा रहा है. It means you are able to give the actual exam of the UPSC, so that boosts your confidence. That's why I have kept one class for previous year questions discussion. Apart from that, there will be one test which is based on the prelims. 100 questions mock questions का होगा, multiple choice questions का होगा, and then there will be one test for the mains based, जो writing answer rating basis पे होगा, आंसर रेटिंग बेसिस पे होगा. ठीक है, हाँ ये समझ. हाँ, वन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे. ओके, इट्स नॉट लाइक सी सेपरेट टेस्ट सीरीज तो आपका इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा. व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए डेडिकेटेडली एक प्रीलिम्स टेस्ट, एक मेंस टेस्ट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी लेक्चर से मैं 1 or 2 क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग यू फॉर योर डेली आंसर रेटिंग प्रैक्टिस. आप खुद भी लिख सकते हो. सो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल यू विल बी राइटिंग 70 आंसर्स. समझ में आया? 20 इन द टेस्ट, 50 in the class, 25 into 2, 50 in the class. So that is like writing 7 tests, no? Right? See, the final test will be whole syllabus, but everyday mock questions will be from the lecture. आज जो पढ़ाया था, इससे 1 or 2 questions will be given to you. You practice the answer writing on that. I'll give you the feedback. ठीक है? So उसके बाद क्या होगा? Improve होते होते at the end of the day you will be able to write it very good answers. ठीक है? Aman, clear? Okay. So this is all about this subject. Okay. So I hope this is clear. If you have any other doubts, you can ask me now. पूरा समझ आया? Introduction of हाँ, क्या हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में? हाँ, दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास, प्लस यू कैन से एनालिसिस क्लास, और यू कैन से इंसाइटफुल क्लास, क्योंकि ये तुम्हें कोर्स का पूरा ओवरव्यू देगा कि हम इन द कमिंग 24 lectures what we are going to study, how we are going to study, in what manner we are going to study. All those things has been covered today. Actually, I believe, personally I believe this is the most important class, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कोर्स को नहीं समझ पाएंगे हम.
ठीक है. So I personally believe this is the most important class because it gives you the overview of entire course, how you are going to study, what you are going to study, from where you are going to study, so to what extent you have to study. इस एग्जामिनेशन में ऐसे होता है, there is ocean of information, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें चाहिए बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन. क्योंकि हमें क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, गेट इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे नहीं कि हिस्ट्री में PhD करना या इकोनॉमी में PhD करना, पॉलिटी में, वी आर नॉट हैविंग दैट गोल, राइट. आवर गोल इज़ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. अगर एग्जामिनेशन को क्लियर करने की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वी हैव टू लीव सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, इमेजिन करो कितना होगा. अगर बुक्स में लिख के रखेंगे तो ये पूरा रूम भी भर जाएगा. हमें पूरा नहीं पढ़ना है, वी हैव टू टेक इट सेलेक्टिवली विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द UPSC. तो बाकी सब जो UPSC की पर्सपेक्टिव से विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको हटा के विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द UPSC, उसी को कवर करना होगा. ठीक है. सो दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू. सो विच इज़ टू व्हाट एक्सटेंट and in what manner we have to cover for the examination. Clear? So that is my role. So any other doubts? So this is the entire course perspective as well as the introduction as well as your overview of the entire course. So from next class onwards we'll start our actual discussion. So in the actual discussion, first I'll discuss with your European advent of Europeans, right? That is the coming of Europeans into India. Why they have come into India, with what perspective and with what goal they have come into India. So even if they are coming into India, what are the factors that they have pushed? Like if you see, there are some factors which have pushed them and there are some factors which have pulled them. Pull का मतलब होता है कि attract करना, push का मतलब होता है कि pushing them, like प्रेशर लगा के उस तरफ जाओ, यू गो फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज. सो वील एनालाइज दोज फैक्टर्स, द पुश एंड पुल फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया. तो वहाँ पर ये भी देखेंगे हम, हाउ दे हैव कम इनटू इंडिया, इन व्हाट क्रोनोलॉजी, पहले कौन आया था यूरोपियंस में. लाइक इंडिया हैज़ बीन रूल्ड बाय मेनी ऑफ द यूरोपियंस. पोर्चुगीज भी रूल किया था कोस्टल इंडिया को, गोवा एंड ऑल हैज़ बीन रूल्ड, राइट. एंड इवन डच हैज़ रूल्ड, यानाम वगैरह जो लोकेशंस था. फ्रेंच हैज़ रूल्ड, फ्रेंच का रूलिंग तो पता है ना, मद्रास वगैरह पे था, कर्नाटक वॉर्स हुआ था, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम. सो फ्रेंच का भी हुआ था, देन इंग्लिश का भी हुआ है. सो हाउएवर आउट ऑफ ऑल दिस, इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वेल एस्टैब्लिश हुआ था, बहुत ही एक्सपैंड हुआ था. उसके बारे में डेलिबरेटली एंड एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे. बट द राइवलरी बिटवीन क्या बोलते हैं, इंग्लिश एंड द फ्रेंच, जिसको बोलते हैं हम कार्नाटिक वॉर्स, 3-4 वॉर्स हैव हैपेंड, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, रीजंस एंड देन इम्प्लीकेशंस एंड ऑल. ठीक है. सो दैट विल आल्सो बी कवर्ड. सो टुमारो विल सी द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एडवेंट. वंस दे हैव स्टेप इन इंडिया, what is the chronology and where they have settled, what are the factors that have helped them in settling in that locations. All those things we'll study in tomorrow's class. So from today's class, that's it from my end. If you have any doubts, so related to subject or related to any other thing or related to UPSC, you can ask me. Any stage of UPSC, you can ask me now. Supriya, clear hai? Acha, you are from which background, like arts or science background? तो पूरा समझ आया हिस्ट्री? ओके. सच कौन सा बैकग्राउंड से? यू आर रेस्पॉन्सिंग इन बिटवीन ऑल्सो हैव मैथमेटिक्स. ओके, बट स्टिल यू आर रेस्पॉन्सिंग, दैट इज़ गुड. सो वही होता है, एक बार पढ़ेंगे ना रेस्पॉन्ड करने लग जाएंगे. ठीक है. अभी जो कुछ चीज़ पढ़ाया था मैंने, सो इफ़ आई आस्क यू टुमारो, यू विल बी एबल टू रेस्पॉन्ड इट और नॉट? डेफिनेटली. इफ़ आई आस्क यू व्हेन द पोर्चुगीज हैव एंटर्ड इनटू इंडिया, ऑब्वियसली वास्को डी गामा का नाम तो बता देंगे सब, या तो हो गया होगा, राइट. सो ऐसे रेगुलरली रखो. और वन मोर सजेशन है, आज का जो पढ़ाया है, ट्राई टू रीड इट टुडे इटसेल्फ. आज 2 घंटे में जो पढ़ाते हैं, सो फॉर रीडिंग इट यू नीड 2 more hours एट योर होम. ठीक है. लेकिन अगर आज का आज नहीं पढ़ा, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड इट इन आफ्टर 3-4 days, तब 2 घंटे की जगह 5-6 घंटा लग जाएगा. समझ रहे हो? First we by step